हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो आपकी है एक्सटेंशन एजुकेशन की, यानी कि प्रसार शिक्षा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन द वर्ल्ड, तो वो थे आपके दोस्तों जेपी लिगेंस। और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया वो आपके थे के.एन. सिंह। और जो आपका फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वो आपके थे जेम्स स्टुअर्ट। और एक्सटेंशन टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? वोर्गीज ने। ओके। और जो आपका एक्सटेंशन टर्म सबसे पहले ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका यूके में, और हुआ कब था? 1866 में। ओके। और बाई दी वे आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक्सटेंशन टर्म का सबसे पहले यूज कहाँ किया गया था, तो आप लोगों को बताना है यूएसए। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपका एक लैटिन वर्ड है जो कि आपके दो वर्ड से मिलके बना है, यानी कि एक्स। एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंसियो का दोस्तों मतलब होता है स्ट्रेचिंग। यानी कि जो एक्सटेंशन का मतलब हुआ, मीन हुआ, वो आपका हो गया स्ट्रेचिंग आउट, यानी किसी भी चीज़ों को फैलाना, मतलब कि फैलाना, किसी भी जानकारी को किसानों तक फैलाना। ओके। तो चलते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की डिफिनीशन के बारे में, यानी कि परिभाषा। तो एक्सटेंशन आपका क्या है? एक्सटेंशन आपका एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है। क्या कह रहा है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ अप्लाइड बिहेवियरल साइंस डीलिंग विद द डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग थ्रू various strategy and programs by the applying latest scientific टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है, जिससे क्या हो रहा है? आपका है डील किसको कर रहा है? डिजायरेबल चेंजेज किसमें? मतलब उसके जो बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि किसी भी ह्यूमन में उसके जो फॉर्मर हो गया, मान लो कोई भी हो गया, तो जो आपका उसमें उसके ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज कर रहा है, किसके थ्रू आप वेरियस स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे क्या? जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजी आई होंगी। और साथ ही साथ क्या कह रहा है? आपका इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी कि कोई भी चीज़ या फिर कोई पहले फर्स्ट टाइम हो रही हो, तो उस चीज़ को अप्लाई करके हम लोग ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन भी दोस्तों आपका लैटिन वर्ड होता है। और एजुकेशन जो होता है उसको मतलब डिवाइड होता है एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब होता है टू मोल्ड। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देख लेते हैं एजुकेशन की डिफिनीशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेज इन द बिहेवियरल ऑफ द ह्यूमन बीइंग थ्रू द नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। यानी कि नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल के थ्रू चेंज, मतलब बदलाव ला करके, किसमें बदलाव लाना है? उसके बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, मतलब कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसमें बदलाव लाना, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका एजुकेशन। और एजुकेशन किसकी प्रोसेस है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ओके। साथ ही साथ जो आपका एक्सटेंशन है दोस्तों, वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है कि जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है वो आपका सॉफ्ट साइंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रकार। आपके जो शिक्षा के दोस्तों प्रकार होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं। पहला होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो स्टेप वाइज हम लोग एक एक बात करते चलते हुए। पहला आपका फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल तरीके से जहाँ पे आपका सिस्टमेटिकली सब काम हो रहा है, यानी कि जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसमें क्या हम लोग फॉर्मल तरीके से होते हैं। उसमें जितने भी होंगे लोग आपके कैसे होमोजीनियस होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग अपना डिफिनीशन पहले। फॉर्मल एजुकेशन इज द बेसिकली, क्या कह रहा है? बेसिकली एंड इंस्टीट्यूशनल। मैंने क्या बोला? जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशनल यानी कि कहीं भी ऑफिस वगैरह, एक्टिविटीज यूनिफॉर्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, फुल टाइम, sequential, hierarchically structured and chronologically graded leading to certificate degrees and diplomas। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, जो आपकी इंस्टीट्यूशन में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, साथ ही साथ हो गया सब्जेक्टेड ओरिएंटेड, फुल टाइम, सिक्वेंशनल, साथ ही साथ कह रहा है आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकली होता है, और क्या कह रहा है? लीडिंग टू सर्टिफिकेट
डिग्री एंड डिप्लोमास। ओके, अब बात कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। जैसे कि क्या हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें क्या हो गया कि हर जो क्लास हो गई यानी कि 6, 7, 8, 9, इन सब का क्या है, पहले तो वहाँ पे बच्चा जो जाएगा अपना ड्रेस कोड में जाता है, वो हो गया उसका एक स्ट्रक्चर टाइम में जा रहा है। फिर उनका क्लास वाइज उनका अलग अलग सिलेबस डिवाइड होता है, उनके फिर अलग अलग उस हिसाब से उनका एग्ज़ाम्स होता है। और जो इसमें होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत जो भी लोग होंगे उनका जो गोल होगा वो कॉमन होता है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो रहा है क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि इसको जॉब चाहिए। ओके, तो बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट है जो आपका स्ट्रक्चर्ड, इंस्टीट्यूशनल एंड करिकुलम बेस्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका रनिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल थ्रू द यूनिवर्सिटी, यानी कि प्राइमरी स्कूल से यूकेजी एलकेजी से लेकर के यूनिवर्सिटी यानी कि एमएससी पीएचडी तक जो भी हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। फिर कह रहा है होमोजीनियस लर्नर, यानी कि होमोजीनियस लर्नर यानी कि जो आपके लर्नर होंगे उसमें होमोजीनियस, और जो उनके जो गोल्स होंगे वो सबके कॉमन होंगे। यानी कि कोई भी 7th क्लास का बच्चा उसको मतलब क्या मतलब उसको जॉब ही तो चाहिए होगी, मतलब उसको पास होना है, और उनका जो होगा सिलेबस बाकी सारी चीज़ें सारे बच्चों का सेम ही तो होगा, तो वो आपका होमोजेनियस गोल हो जाता है। ओके, फिर कह रहा है फिक्स्ड करिकुलम विद द एग्जाम एट डिग्री, यानी कि जो भी उनका फिक्स्ड करिकुलम मतलब जो जिस क्लास का बच्चा होगा उनका करिकुलम वगैरह फिक्स होगा। यानी कि 6 क्लास का बच्चा है तो उसका फिक्स करिकुलम यानी कि उसका सिलेबस सारे बच्चों का सेम होगा, और सेम ही उनको सबको सेम मतलब उसका रिजल्ट जो भी डिग्रीज वगैरह मिलेगी सबको सेम ही मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट है वन वे, यानी कि इसमें जो है नॉलेज किधर फ्लो करेगा, इसमें नॉलेज आपका फ्लो करता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ। बट जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें नॉलेज का फ्लो दोनों तरफ से होता है, यानी कि एक्सटेंशन एजेंट टू फॉर्मर एंड फॉर्मर टू एक्सटेंशन एजेंट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन फॉर्मल की। ये देख लीजिए आपका उदाहरण के तौर पे, यानी कि जो इंस्टीट्यूट, स्कूल और ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा दी जाती है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है आपका, इट इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी कैरीड आउट outside framework of the formal system to provide selected to the learning to particular subgroup in the population, adult as well as children according to their need। यानी कि सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें जो आपकी शिक्षा दी जा रही है यानी कि कैसे फ्रेमवर्क, कैसे आउटसाइड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल इसमें भी जो भी वर्क हो रहे हैं आपके सिस्टमैटिक क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है। कोई भी जो वर्क हो रहा है आपका ऑर्गेनाइज्ड है, साथ ही साथ आपका क्या है, सिस्टमैटिक भी है। एजुकेशनल एक्टिविटी इसमें भी हो रही है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत भी हो रही है। फिर क्या कह रहा है, मेन पॉइंट ये आपका कैरीड आउटसाइड फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल सिस्टम, यानी कि क्या ये किससे बाहर है, आपका फॉर्मल सिस्टम से बाहर है, बस आप लोगों को इतना याद रखना है। फिर क्या कह रहा है, प्रोवाइड टू सेलेक्टेड टाइप ऑफ द लर्निंग टू पर्टिकुलर सब ग्रुप इन दी पॉपुलेशन एडल्ट एज वेल, यानी कि पॉपुलेशन एडल्ट के लिए भी हो गया और साथ साथ किसके लिए है, चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इतना याद रखना है अपने को। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पहला क्या है आपका, इट इज़ द फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आपका ये क्या है, दोनों तरफ से लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब होता है क्या, लचीला। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो आपके लोग होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोजीनस, उनके जो गोल्स वगैरह होंगे डिफरेंट होंगे, जो फार्मर वगैरह होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे किसी के यहाँ प्रोडक्शन क्रॉप में कम हो रहा है, किसी का डेयरी से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें क्या हो गया, इनके सबके गोल अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स इनकी अलग होती। तो जो इसमें लोग पाए जाएंगे आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत वो कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। ओके, विद डाइवर्स गोल, उनके गोल भी डिफरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टू वे प्रोसेस में, और इसमें जो नॉलेज का फ्लो हो रहा है एक्सटेंशन एजेंट टू फॉर्मर और फॉर्मर टू एक्सटेंशन एजेंट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं टू वे। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल वर्ड, यानी कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन था दोस्तों उसमें सबसे पहले आपको थ्योरी का नॉलेज दिया जाता था, यानी कि उसमें पहले आपका थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद प्रैक्टिकल बेसिस कराए जाते हैं। बट आपका एक्सटेंशन एजुकेशन में जो होता है दोस्तों उसमें पहले आपको प्रैक्टिकल वर्क उसके बाद थ्योरी दिया जाता है। तो वही कह रहा है जो भी इसमें प्रोग्राम में वर्क स्टार्ट होगा आपका स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल वर्क डेवलप इनटू थ्योरी। ओके, लास्ट पॉइंट है इनहेंस ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल पोटेंशियल, यानी कि ये क्या है, ह्यूमन का इन्वायरमेंटल एंड पोटेंशियल को बढ़ाता है।
ओके, लास्ट जो दोस्तों है आपका, ये हो गया फॉर्मल एजुकेशन। किसान, इसमें किसान भी आपके चिल्ड्रन भी, ये सब अलग अलग लोग हैं। ओके, नेक्स्ट बात है, लास्ट पॉइंट है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का हम लोग पहले से मतलब समझ लेते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने तक वो मरता है, वो जो भी चीज़ें सीख रहा है, यानी कि बच्चा जब पहले पैदा होगा तो पहले धीरे धीरे बोलना, क्या मतलब इशारों से सीखता है कि क्या कह रहे हैं उसके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, तो वो इशारों से चीज़ों को सीखता है। फिर वो धीरे धीरे तुतला के बोलता है, यानी फिर उठना बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, फिर लोगों का सम्मान सीखता है, सम्मान करना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। तो ये जो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस धीरे धीरे सीखता जा रहा है, यानी कि पैदा होने से लास्ट तक, तो दोस्तों वो आ जाता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। ओके, कह रहा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कह रहा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाई विच एवरी पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं कोई एक स्पेशली के लिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, साथ ही साथ लर्निंग बाई डेली एक्सपीरियंस, जो वो डेली एक्सपीरियंस से सीख रहा है, वो आपका हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। एक्सपोजर एट होम, एट वर्क, एट प्ले, वो कहीं भी वो चीज़ें सीख रहा है, तो वो आपका आ जाएगा दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। इसके दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लेते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट, इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपका बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एक्सीडेंटल एक्टिविटी, जो आपकी एक्सीडेंटल अचानक कोई चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अनक्लियर क्वांटिटेटिव, यानी कि अनक्लियर कोई भी बातें हुई आपके पास, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अधिकतर अनक्लियर, और जो आपके पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफर फ्रीडम ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है, किसकी फ्रीडम दे रहा है अपने को, सेल्फ फॉर्मेशन की फ्रीडम देता है। ओके, लास्ट है इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में हम लोग कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, यानी कि बच्चे को किसी भी वो ऑब्जर्व करके ही सीखता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत अपने को ये पॉइंट याद रखना है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। लास्ट आपका पॉइंट है दोस्तों, इनफॉर्मल एजुकेशन रिफर्स इवन टू इमोशनल फीलिंग, बिलीफ एक्सेट्रा। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा एजुकेशन के टाइप्स। ओके, ये हो गया आपका इनफॉर्मल, यानी कि बच्चा पहले खाना पीना सीख रहा है, उठना बोलना, जो भी वो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज़ सीखेगा, यानी कि पैदा होने के बाद और मरने तक, तो वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में। जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस थी, उसको किसने डेवलप किया था, तो लीगेंस ने डेवलप किया था। और कब डेवलप किया था, 1967 में डेवलप किया था। तो ये 5 प्रकार से होती है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना 5 प्रकार से कर रहा है। तो इसमें क्या, इसका जो ट्रिक था वो होता है SOTR, यानी कि SOTER। एस का मतलब होता है आपका सिचुएशन, ओ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव लेना, फिर टी का मतलब होता है टीचिंग, फिर ई का मतलब दोस्तों होता है एवोल्यूशन करना, फिर आर का मतलब हो जाता है आपका रिकंसीडरेशन। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहला जो है आपका सिचुएशन, यानी कि हम लोग कहीं गए, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि किसी एरिया में गए तो वहाँ पे लोगों को मतलब मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऐसे समझना है कि किसी फार्मर के पास गए, उसकी प्रॉब्लम है कि भैया मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा। तो पहले मैं उसकी मतलब सिचुएशन देखूंगा कि उसके पास क्रॉस ब्रीड है कि नहीं है, वो खाने के लिए क्या दे रहा है, क्रॉस ब्रीड उसके पास नस्ल है कि नहीं गायों की, भैंस की, वो देखना है अपने को। फिर वो खाने के लिए क्या दे रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि उसके एरिए में, ये सब सारी चीज़ें पहले अपने को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं वहाँ की जाके क्या देखूंगा, व्हाट इज़ नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसकी सिचुएशन क्या है। ओके, फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी, यानी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्या लगाऊं। समझ में आया, स्मार्ट तरीके से क्या मैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा सकता हूँ। यानी कि अगर उसके पास, फार्मर के पास मान लो देसी ब्रीड है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब आप क्रॉस ब्रीड का यूज करें, जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर वो जानवर को अच्छे से चारा वगैरह नहीं खिला पा रहा है, तो उसको दूध बढ़ाने वाले चारा और जो चोकर, इन सब के बारे में सजेस्ट करूँगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच, यानी कि उसको टीचिंग, यानी कि उसको कैसे समझाएं पढ़ाएं, इसके बारे में व्हाट टू टीच, उसको कैसे क्या बताएं और कैसे बताएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग टीचिंग मतलब
तीसरा स्टेप हो गया आपका व्हाट हैज बी द रिजल्ट, यानी कि इवोल्यूशन। फिर हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए थे, जो उसने प्रोसेस किया, फिर मूल्यांकन करेंगे कि अपना जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो कितना % तक सक्सेसफुल हुआ है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आपका एवोल्यूशन में। नेक्स्ट हो गया व्हाट नेक्स्ट टू डू, यानी कि क्या करना चाहिए। अगर अपना प्रोग्राम सक्सेस हुआ तो रोक देते हैं, अगर कुछ कमियां रह गई उसमें 10-20% हैं तो उस प्रोग्राम को रिकंसिडरेशन यानी कि दोबारा फिर से एक अलग जो ऑब्जेक्टिव लेकर के स्टार्ट किया जाता है। तो ये दोस्तों इसके 5 स्टेप हो गए। ओके, ये इसका डायग्राम हो गया। जैसे कि फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो आपकी सिचुएशन होगी, फिर आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। नेक्स्ट टीचिंग, फिर आपका एवोल्यूशन और साथ ही साथ बाद में रिकंसिडरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो प्रिंसिपल है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के, बाय द वे नंबर ऑफ पूछ ले तो होते हैं आपके 11। ओके, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, यानी कि इसके बारे में समझना है कि जब तक किसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तब तक वो किसी भी चीज़ को, किसी भी इनोवेशन को, आइडियाज़ को नहीं अडॉप्ट करेगा, या फिर उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट दिख जाए। तो सबसे पहला जो आपका हो गया प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ओके, नेक्स्ट है ग्रॉस रूट प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी अगर आप लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि लागू करा रहे हैं तो वो ग्रॉस रूट लेवल से होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पंचायती राज की बात कर लेते हैं, जैसे उसमें क्या होता है 3 स्टेप होते हैं ना बलवंत राय मेहता कमेटी से। उसमें क्या था, पहले हम लोग विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कोई भी अगर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसको हम लोगों को ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कल्चरल डिफरेंस, यानी कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले हम लोगों को कल्चरल डिफरेंस का नॉलेज होना चाहिए। जो भी एक्सटेंशन एजेंट कोई भी हो तो उसको पहले कल्चरल डिफरेंस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे उसका अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुस्लिम है, मुस्लिम लोग पिगी फॉर्म नहीं खोल सकते, तो अगर हम लोग जाएं तो मुस्लिम को अगर सजेस्ट करें तो पिगी फॉर्म खोलने के लिए, तो क्या वो खोलोगे? नहीं। इसीलिए हम लोगों के लिए पहले कल्चरल डिफरेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो कि किस में क्या माना जाता है, किस धर्म में क्या नहीं माना जाता, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि या फिर फॉर्मर को, किसी अन्य व्यक्ति को सजेशन देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेट करके या फिर पार्टिसिपेशन करने। कॉपरेशन का आपका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपका है अमूल। अमूल एक आपकी कॉपरेटिव कंपनी तो है। दूसरा आपका होगा इफ्को, तो ये क्या, इसमें कॉपरेट ही तो किया, लोगों ने अपना एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई, इससे लोग जुड़े। तो जब तक लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक कोई प्रोग्राम का सक्सेस होना संभव नहीं होता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग गिवन बाय, किसने दिया था इसको? जॉन डेवे ने। और जब तक कोई भी चीज़ आप करके नहीं सीखेंगे तब तक, चाहे फॉर्मर हो चाहे कोई भी हो, तो इसीलिए ये आपका हो गया 5वां प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि जब तक फाइनली वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फार्मर वगैरह तब तक वो एडॉप्टेबिलिटी इज द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द मतलब एनी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उस एरिया के लोकल लीडर से मिलें, या फिर अगर वहाँ पे लोकल लीडर ना हो तो वहाँ पे एक अच्छे से व्यक्ति को जो मतलब सबसे मिलजुल के रहता हो उसको लोकल लीडर के नियुक्त करना चाहिए, जिससे प्रोग्राम के सक्सेस होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है होल फैमिली फार्मिंग। जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, ये केवल फार्मर के लिए नहीं है, ये बच्चे के लिए भी हो सकता है, वुमेन यानी महिला के लिए भी, सबके लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि किसी भी मतलब ये भी ज़रूरी है कि जो फार्मर है यानी पीपुल हैं, लोग हैं, उस प्रोग्राम से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज, यानी कि जो एजेंट है, एक्सटेंशन एजेंट है, वो जिस एरिया में जा रहा है वहाँ के लोगों से वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है वहाँ, जो एक्सटेंशन एजेंट है, उसको उस एरिया के बारे में मतलब उन लोग इस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो लोगों से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाए। ओके, जो लास्ट है आपका
प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का मूल्यांकन करना, कितना आपका प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल हुआ है। ओके, लास्ट है आपका फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि फंक्शन क्या है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो फर्स्ट फंक्शन है जो आपका चेंज इन नॉलेज, यानी कि किसान क्या सोच रहा है, यानी कि बाय द वे किसान को पता ही नहीं है कि हाई बिल्डिंग वैरायटी, यानी कि जैसे कि प्रोडक्ट पहली ही पुरानी वो ओल्ड कल्टीवार किसान ग्रो करते हुए आ रहा है, बट अभी उसको नई हाइब्रिड वैरायटी के बारे में पता ही नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में पता ही नहीं। तो एक्सटेंशन एजेंट उसको जा करके उन वैरायटीज़ के बारे में बताए, तो उसके चेंज मतलब नॉलेज में बदलाव लाना, यानी कि पहले किसान लोग देसी गाय ब्रीड पालते थे, बट अब क्या है क्रॉस ब्रीड आ गई जिससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक्सटेंशन एजेंट जाए उनको समझाए, जिससे क्या हो रहा है कि फार्मर के नॉलेज में परिवर्तन होगा। तो पहला आपका हो गया फंक्शन चेंज इन नॉलेज, जिससे क्या है व्हाट इज पीपुल, चेंज इन व्हाट इज पीपुल नो, यानी कि पीपुल जो जानने हैं उसमें और बदलाव करना। नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्किल, यानी कि जो किसान कर रहे हैं उनकी स्किल, जो पहले काम करते हुए आ रहे हैं उनकी स्किल में बदलाव करना, यानी कि अब ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई, पेस्टिसाइड जैसे बाय द वे किसान को सीड ड्रिल से धान बोना नहीं आ रहा है, सॉरी गेहूं बोना नहीं आ रहा है, उस चीज़ के बारे में जाए एक्सटेंशन एजेंट उसको समझाया जा करके, तो क्या है उसकी स्किल में बदलाव लाना। नेक्स्ट हो गया चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर्सन या फिर किसी वस्तु के बारे में उस व्यक्ति की पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग में बदलाव लाना, यानी कि शायद किसान अभी नई वैरायटी को, हाइब्रिड वैरायटी को मतलब एडॉप्ट करने में थोड़ा झिझक रहा है, बट उसके लिए भी उसकी फीलिंग ऐसी निगेटिव, बट एक्सटेंशन एजेंट जाए उसको समझाए कि भाई साहब आपको ये फ़ायदा होगा, इतना इनकम होगा, तो क्या हो गया उसकी एटीट्यूड में बदलाव ला रहे हैं ना हम लोग, उसकी फीलिंग को चेंज करें, पॉजिटिव में ला रहे हैं ना, तो वो हो गया आपका चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि चेंज इन द फीलिंग अथवा रिएक्शन टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, कोई भी व्यक्ति के लिए उसकी फीलिंग्स को बदलना। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसकी समझ को बदलना, चेंज इन कॉम्प्रिहेंशन, चेंज इन एक्शन, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके एक्शन में बदलाव लाना, चेंज इन कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके सेल्फ रिलायंस, और एक जो लास्ट होता है इसमें है चेंज इन गोल। ओके, 7 प्रकार से होते हैं आपके, लास्ट वाला जो आपका छूट रहा है वो आपका रह रहा है इसमें चेंज इन गोल। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं, आपको क्लास के लास्ट में हमेशा कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। ओके, जो पहला आपका फैक्ट्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक, जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक थी रिटन बाय वॉन डेन बेन, यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक किसके द्वारा लिखी गई, वॉन डेन बेन के द्वारा। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पब्लिश्ड फ्रॉम द IRI न्यू दिल्ली से आपकी पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ डील विद द एडल्ट लर्निंग, जिसको एंड्रोगॉगी कहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड एंड्रोगॉगी हैव दी, जो आपका कौन सा वर्ड है एंड्रोगॉगी, तो आपका ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट है एंड्रोगॉगी लिटरली मीन एडल्ट लर्निंग, जिसमें एडल्ट को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो आपकी प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी की होती है वो आपकी होती है दोस्तों फैमिली। नेक्स्ट है लिगेंस कॉल्ड एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ अप्लाइड साइंस, लिगेंस ने एक्सटेंशन एजुकेशन को अप्लाइड साइंस कहा था। नेक्स्ट है द टर्म एक्सटेंशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इंग्लैंड 1866, मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट है और इसका यूज कहाँ किया गया था फर्स्ट टाइम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1873 में। उसके बाद कहाँ किया गया था आपका लंदन, फिर उसके बाद कहाँ किया गया था ऑक्सफोर्ड में। लंदन में जो किया गया था आपका 1876 में किया गया था, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका 1878 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन कैन बी कंसीडर टू हैव कम डेवलप फ्रॉम सोशियोलॉजी। ओके, जो आपका एक्सटेंशन हुआ है डेवलप फ्रॉम किससे हुआ है, आपका सोशियोलॉजी से हुआ है। इन एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग मेनली, जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो आपकी टीचिंग मेनली वो कैसा आपका हॉरिजॉन्टल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्टेबलाइज्ड ऑन 22 जून 1964। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्टेबलाइज्ड इन 1966। नेक्स्ट है द IRI डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्टेबलाइज्ड इन 1971। नेक्स्ट है इन USA the फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटी वॉज
स्टेबलाइज इन फिलीपीडिया इन 1875। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं, सीड कॉर्न ट्रेन्स वर ऑर्गेनाइज एट ओवर 1904, प्रोफेसर होल्डन। नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो आपका आया था 1949 में आया था, हेडेड बाय डॉक्टर श्री राधाकृष्णन, रिकमेंडेड द स्टेबलाइज ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। आपके जो फैक्ट्स थे ये समाप्त हुए आज, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।